Hello dear students, today we start new unit double and triple integral whose first lecture is basic of double integral। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डबल इंटीग्रल के बारे में। तो लेट आर बी ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन एंड लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई defined at every point of the region A, then the double integral is defined as this part। तो स्टूडेंट्स इसके लिए कह रहा है कि जैसे मान लो आपका डबल इंटीग्रल की हम बात करेंगे 2D में, तो एक्स वाई जो प्लेन है इसके अंदर मान लो कोई भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सरफेस है, तो उसके जो फंक्शन है वो क्या है आपका एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस क्लोज्ड एंड bounded surface in the xy plane, then its double integral is defined as double integration sign f of x comma y dx dy। स्टूडेंट्स नोट करना, इफ f of x comma y is equal 1 then the double integral gives the area of that region। रीजन का मतलब हो गया स्टूडेंट्स जो भी आपका कर्व या कोई फंक्शन या क्लोज बाउंडेड सरफेस जो भी बनती है, इस तरीके से सर्किल बनता है, स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गया, इस तरीके से कोई भी क्लोज बाउंडेड रीजन होगा वो आपका रीजन क्या है, एक्चुअल में सरफेस है 2D प्लेन में ड्राइंग की हुई। तो इफ़ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल 1 हो जाए, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या कर दें 1, तो रिजल्टेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स डबल इंटीग्रेशन आर डी एक्स डी वाई। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ दैट रीजन। जो भी हम रीजन लेते हैं, लाइक ये जो रीजन लिया इसको नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और इसका एरिया अगर अपने को फाइंड आउट करना है इस रीजन का, तो हम क्या करेंगे फंक्शन की वैल्यू 1 ले लेंगे और डी एक्स डी वाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखो स्टूडेंट्स दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें, कार्टेशियन और पोलर। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है कि जो 2D या 3D में हम जब भी बात करें तो हम क्या लेते हैं, उसमें 3 चीज़ें लेते हैं एक्स वाई और जेड। जबकि पोलर में जब भी हम बात करेंगे तो पोलर फॉर्म क्या होती है, उसमें हम लेते हैं आर थीटा और फाई, 3 चीज़ें होती हैं जो इनके अंदर काम करती हैं। तो पोलर जब भी आएगा तो क्या होगा, आर थीटा फाई होगा, और ये कार्टेशियन होगा तो एक्स वाई जेड आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी सोल्व करने के स्टूडेंट दो तरीके होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो पहला हम बात करते हैं इफ़ आर इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व आपका क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल f1x, y इज इक्वल f2x, x इज इक्वल a एंड x इज इक्वल b। देन डबल इंटीग्रल आपका ये डिफाइन होता है। अब इसके अंदर अगर देखें तो लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट, दो लिमिट आ रही है अपने पास। दो लिमिट कौन सी आ रही है, एक तो आ रही है a टू b, x इज इक्वल तो क्या है a टू b दिख रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये इस तरीके से नज़र आएगा a x b, यानी x तो क्या हो गया a टू b के अंदर लाई कर रहा है, और y किस में लाई कर रहा है, y की लिमिट अगर आप देखें तो हम क्या बोलेंगे f1x और f2x, ऐसा नज़र आ रहा है। तो अगर हम इनको लिमिट की फॉर्म में रखते हैं तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं, इनको ऐसे लिखते हैं, डबल इंटीग्रेशन किया x इज इक्वल a टू b, और दूसरा लिखते हैं y इज इक्वल f1x, और यहाँ पर लिखेंगे f2x, ये लिखेंगे। अंदर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेन ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि जब हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको मेन चीज़ क्या नज़र आती है कि जो वाई है इनर लिमिट की, वाई की जो लिमिट आ रही है आपके पास, वाई की फॉर्म में जो लिमिट है वो एक्चुअल में है किसके फॉर्म में, एक्स के में, यानी वाई इज इक्वल क्या लिखा हुआ है f1x। तो इनर लिमिट क्या हो गई, x की फॉर्म में हो रही है। समझ में आ रही बात, यानी y की लिमिट जो है वो किसके फॉर्म में दिख रही हैं, x की फॉर्म में दिख रही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे y की लिमिट x की फॉर्म में आ रही है तो हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। ध्यान देना,
स्टूडेंट्स y की लिमिट x की फॉर्म में है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। ये चीज़ आपको मैन समझनी है। इसको अगर आप इनडायरेक्टली समझो तो ये भी समझ सकते हो कि जो लिमिट कांस्टेंट है, यानी किसकी लिमिट कांस्टेंट है, x की लिमिट, x इज इक्वल क्या है, a से b, यानी दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि x का इंटीग्रेशन बाद में करना है, ठीक है। सबसे पहले किसका करना है, y का करना है। तो यहाँ पर देखो y का क्यों किया, अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी समझो स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर पहले x का कर दूँ, सपोज करो मैंने पहले x का कर दिया, तो x की तो मैं करूँगा तो लिमिट रख दूंगा a से b, तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए। अब जब मैं इसका करूँगा y के रिस्पेक्ट में, तो y की जब रिस्पेक्ट में करूँगा तो y की जो वैल्यूज आएंगी वो जब मैं पुट करूँगा यहाँ पर f1x f2x, तो यहाँ पर टर्म किसकी रह जाएगी, x की रह जाएगी, यानी अपने पास कोई कांस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा, हमारे पास अगेन क्या रह जाएगा, वेरिएबल रह जाएगा। जबकि अगर मैं ये कहूँ कि मैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू y करना चाहता हूँ, तो अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ x इज इक्वल ए टू बी रहेगा। यहाँ जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो अपर लिमिट रखूँगा, लोअर लिमिट रखूँगा, तो दोनों किसके हैं, x की, तो यहाँ पर आपको एक x की टर्म मिलेगी और आगे क्या मिलेगा, dx। अब आप इस x की टर्म का x के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब इंटीग्रेशन करने के बाद में जब आप लिमिट रखोगे a से b, तो आपको एक फाइनाइट रिजल्ट मिलेगा। बताओ बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि जिस टर्म की वैल्यू या जो लिमिट कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन बाद में करना है, और जिस लिमिट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ रही है, यानी y की वैल्यू किस में आ रही है, इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ रही है, y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x आ रही है, तो हमें पहले करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट में अपने को क्या दिया हुआ कि x की लिमिट y के फॉर्म में दी हुई है। देखो x की लिमिट किस में है, y के फॉर्म में, या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x की लिमिट किस में है, y के फॉर्म में। तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, अब x के। देखो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा मैं, तभी तो मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखूँगा, ये x की लिमिट ही तो है, तो मैं ये लिमिट रखूँगा तो पूरी टर्म किसकी हो जाएगी, ये y की। जब y की हो जाएगी ये पूरा, तो मैं अब इंटीग्रेशन किसके करूँगा, y के, और ये y की लिमिट तो है c टू d। जब मैं ये रखूँगा तो एक रिजल्ट आएगा मेरे पास में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल में किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको इंटीग्रेशन में कुछ नहीं दिया हुआ, जस्ट ये पार्ट दिया, इवेल्यूट दिस पार्ट। अब इसको हमें समझना है। समझना किस तरीके से है, देखो आपको दो तरीके की लिमिट दिख रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे, एक दिख रही है 0 से पाई, एक दिख रही है 0 टू साइन एक्स। अब ये तो है नहीं ना कि स्टूडेंट्स 0 से जो साइन एक्स दी हुई है, जो लिमिट दी हुई है वो एक्स इक्वल ही दे देगा। एक्स इक्वल 0 और एक्स इक्वल साइन एक्स पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है कभी भी, ठीक है। तो किसकी लिमिट है फिर, ये लिमिट है वाई की। क्या है स्टूडेंट्स, वाई इज इक्वल 0 से क्या है, वाई इज इक्वल साइन एक्स। तो हमें क्या नजर आया कि वाई की लिमिट किसके फॉर्म में दिख रही है, एक्स के फॉर्म में दिख रही है। तो अगर ये वाई की लिमिट है तो दूसरी लिमिट जो है वो किसकी है, एक्स की है। तो एक्स इज इक्वल कितना है स्टूडेंट्स, 0 से पाई है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या आपको स्टूडेंट्स, आगे समझ में। एक्स इज इक्वल तो कितना हो गया, 0 से पाई हो गया, और वाई इज इक्वल कितना हो गया, 0 से साइन एक्स। तो अब आप बताओ कि पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, पहले इंटीग्रेशन होना चाहिए अब वाई के रिस्पेक्ट में। तो हमने देखो लिख दिया वाई डी वाई को एक जगह लिख दिया, वाई को डी वाई को, तो डी एक्स को बाहर रख दिया, और वाई का इंटीग्रेशन कर दो। वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर बाई 2 होता है, तो आपने लिख दिया वाई स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। अब आप अपर लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 2 पढ़ाई है, ठीक है। फिर माइनस साइन करोगे, लोअर लिमिट रखोगे, तो लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो यहाँ 0 रखते पूरा क्या हो गया, 0, इसलिए ओनली कौन सी लिमिट लिखी है हमने, अपर लिमिट रखी है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद देखो यहाँ पहुँच गए हम, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और डी एक्स आ गया। अब ये जो 1/2 है ना, इसको तो मैंने बाहर रख दिया, देखो ये रहा 1/2 कर सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से आ सकता है स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कोस 2 थीटा का, कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं स्टूडेंट थीटा की जगह एक्स कर दूँ यहाँ पर पूरे में, तो मैं क्या लिखूँगा, कोस 2x इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स करूँगा। अब मैं स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ कि ये जो माइनस का पार्ट है अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, और ये जो प्लस का पार्ट है इसको इधर ले जाऊँ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, बाद में हम लिख सकते हैं 2 साइन
स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस कोस 2x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ओनली साइन स्क्वायर एक्स की चाहिए। तो इस 2 का क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो ये लिख दिया मैंने। अब उसके बाद में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो 2 है इसको मैं बाहर ला सकता हूँ क्या, तो यहाँ 2 एक पहले से था, एक 2 ये हो गया, तो कितना आ गया 1/4 आ गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, यानी 1 माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। अब इस 1 माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो बताओ 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, तो साइन 2x कर दिया। 2x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आएगा 2, और उस 2 से क्या करते हैं डिवाइड, तो ये बन गया x माइनस साइन 2x अपॉन 2। कर सकते हो स्टूडेंट्स इतना। अब उसके अंदर कुछ नहीं करना स्टूडेंट, जस्ट लिमिट पुट करनी है। देखो आप पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो आप क्या लिखोगे, पाई माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2। फिर लोअर लिमिट रखोगे 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो साइन 0 भी क्या होता है 0 होता है। लेकिन एक चीज़ और देखना स्टूडेंट, साइन 2 पाई भी क्या होता है 0 होता है। तो यानी ये भी हट गया, ओनली क्या बचा पाई। तो देखो मैंने ओनली क्या लिख दिया, पाई लिख दिया, और बाहर पहले से क्या पड़ा है 1/4, तो क्या बन गया पाई 1/4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। देखो आपको ये कार्टेशियन फॉर्म नज़र आ रही है, इसके अंदर हमने क्या किया है, देखो पहले y की लिमिट x की फॉर्म में दी हुई है। हमें समझना होगा कि यहाँ x लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये लिमिट किसकी है y की है। यहाँ अगर y की टर्म होती ना साइन y होता, तो हम ये कहते हैं कि ये किसकी हो गई x की टर्म है। क्या बोलते हैं इसको, ये x इज इक्वल, अगर यहाँ साइन y होता ना तो हम बोलते हैं कि x इज इक्वल है, तो हम पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करते बाद में x के करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है साइन x आ रहा है, तो साइन x आ रहा है तो ये लिमिट किसकी हो गई y की हो गई। तो पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, y के करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें स्टूडेंट्स इवेल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस देखो स्टूडेंट्स अभी हमने जो डिस्कस किया था वो किस में था कार्टेशियन फॉर्म में, यानी अपने पास क्या आ रहे थे एक्स वाई जेड आ रहे थे। अब हम किस में बात करेंगे, पोलर फॉर्म में बात करेंगे। पोलर फॉर्म में किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स, देखो लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाई द पोलर कर्व आर इज इक्वल F1 थीटा, आर इज इक्वल F2 थीटा, एंड थीटा इज इक्वल क्या है θ1 to θ2। ठीक है, ओवर द रीजन आर द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ आर कोमा थीटा इज गिवन बाय द डबल इंटीग्रल। किस तरीके से दिया हुआ है देखो, ये आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। एफ ऑफ आर कोमा थीटा डी आर डी थीटा, और इसको हम लिखेंगे थीटा इजिकल तो कितना हो गया θ1 से θ2, और आर इजिकल हो गया F1 थीटा से F2 थीटा। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, आर इजिकल दिख रहा है नहीं, आर इजिकल है तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा आर के रिस्पेक्ट में होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर देखो ऐसा लिखा हुआ आता ना, यहाँ पर वैल्यू होती 2 से लेके कोई 4 वैल्यू लिख दी मान लो, चलो दूसरी जगह बताता हूँ थोड़ा ऊपर करके। यहाँ देखो इसका उल्टा भी हो सकता था, जैसे यहाँ अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है आपको, पहले किसके रिस्पेक्ट में करना होगा आर दिख रहा है तो ये आर के रिस्पेक्ट में होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख के ऐसे लिखता स्टूडेंट, देखो 2 लिमिट लगाता हूँ, एक तो मैं लिखता आर इज इक्वल 2 से 4, और दूसरी वैल्यू लिखता थीटा इज इक्वल R2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू किस में आर की फॉर्म में दिख रही है, तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। क्यों होगा कि जब थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी, फिर आप उसमें लिमिट पुट कर दोगे R2 आर स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म किसकी हो जाएगी आर की हो जाएगी, और आर की होने के बाद आर की लिमिट क्या है कांस्टेंट है, तो लास्ट में आर की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके आर की जो लिमिट रखोगे तो आपको ये क्या मिलेगा कांस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा आपको। तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि पोलर फॉर्म का ये फॉर्मूला होता है, और कार्टेशियन का आपको ऊपर बताया था। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि चेंज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म इन डबल इंटीग्रल। यानी या तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, या तो हमने कार्टेशियन में आया एक्स वाई जेड की फॉर्म में आया तो हमने उसको सॉल्व कर लिया तो आंसर ठीक है, या फिर अपने पास है आर थीटा फाई की फॉर्म में आया तो हमने पोलर फॉर्म में आया तो सॉल्व कर लिया। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है स्टूडेंट जो कि अगर हम उसे एक्स वाई जेड की फॉर्म में यानी कार्टेशियन की फॉर्म में ही सॉल्व करना चाहते हैं तो वो बहुत टफ हो जाता है, तो उसको ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में, यानी कार्टेशियन से किस में कन्वर्ट कर देते हैं पोलर फॉर्म में, यानी आर थीटा
फाइव में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें कन्वर्ट करने का जो तरीका है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो आप देखो क्या करना होता है स्टूडेंट्स कि जो बेसिक आपको पता है ये कार्टेशियन फॉर्म थी, ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। इस कार्टेशियन फॉर्म में जो करना क्या है, अक्स की जगह क्या करना है आर कोस थीटा पुट करना है, वाई जहाँ दिखे वहाँ आर साइन थीटा पुट करना है, और डी एक्स डी वाई जहाँ दिखे वहाँ पर क्या पुट करना है आर डी आर डी थीटा। तो देखो यहाँ पर एक आपको अक्स नज़र आ रहा है, इसकी जगह मैंने लिख दिया आर कोस थीटा, यहाँ पर एक वाई नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिख दिया आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ क्या लिखेंगे आर डी थीटा। बताओ समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, जब भी आपके कोई क्वेश्चन आए मान लो और वो इस तरीके के फॉर्म में आ रहा है, यानी इस फॉर्म में आ रहा है, तो आपको उसको पोलर में कन्वर्ट करना आर डी थीटा डी फाई में, तो आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा। करना क्या होगा, जहाँ जहाँ पर भी एक्स दिखे वहाँ पर ये लिख देना, वाई दिखे ये लिख देना, डी डी वाई की जगह ये लिख देना, तो आपका पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, वो है आपका पोलर फॉर्म पे। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है कि इवेल्यूट डबल इंटीग्रेशन आर क्यूब साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा डी आर ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द कार्डियोइड आर इज इक्वल ए वन प्लस कोस थीटा अबव द इनिशियल लाइन। देखो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, समझना है इसको एक बार। आपके पास लिखा है कि इवेल्यूट करना है, क्या करना है ये करना है। पहली चीज़ तो आप ये देखो कि आपको ये देखते क्या पता चल रहा है कि इसमें या तो आर दिख रहा है या थीटा दिख रहा है, तो अपने माइंड में क्लिक होना चाहिए क्या है पोलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म होगी, पोलर फॉर्म होगी। उसके बाद अगर अपन स्टूडेंट्स बात करें तो आपको आगे क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है कि ओवर द रीजन यानी सरफेस दी हुई है बाउंडेड बाय द कार्डियोइड, ये आपका कार्व का नाम है स्टूडेंट्स, ये कार्व का नाम है, क्या नाम है कार्डियोइड, आर इज इक्वल ए वन प्लस कॉस थीटा, ये इसकी इक्वेशन है, इस कर्व की क्या है इक्वेशन है, अबोव द इनिशियल लाइन। देखो इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है अबोव द इनिशियल लाइन। तो स्टूडेंट्स ये जो आपकी लाइन होती है ना, ये जो लाइन है ये आपकी क्या होगी इनिशियल लाइन होगी। इस इनिशियल लाइन से अबोव, अबोव पार्ट आपका कौन सा नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये नज़र आ रहा है आपको। तो इस अबोव वाले पार्ट को देखो मैंने शेडेड एरिया भी बनाया है, अलग से कलर दिख रहा होगा आपको, इसको दिख रहा है थोड़ा डार्क, तो ये जो डार्क कलर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इस रीजन को क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब पहली चीज़ ये है कि ये रीजन बना कैसे स्टूडेंट्स, इसको बनाते हैं। देखो इसको बनाने का तरीका सिखाता हूँ आपको, अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है आर क्यूब साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा डी आर, और आपको एक कर्व दिया हुआ आर इजिकल ए वन प्लस कोस थीटा। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से देखना, मैं आपको कर्व बनाना सिखा रहा हूँ कि कर्व कैसे बन रहा है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे या इसकी सॉल्व करने का क्या तरीका होगा उसको समझने के लिए कर रहे हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन बना देंगे। इस एक्स वाई प्लेन में इसको नाम दे देंगे एक्स एक्सिस, यहाँ होता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम बात करें आर में, तो स्टूडेंट्स देखो समझो, ये जो लाइन होती है ना इसे इनिशियल लाइन, इस इनिशियल लाइन पे अगर हम पोलर फॉर्म में बात करें, यहाँ पर पोलर फॉर्म में बात करें तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है थीटा की, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 0 डिग्री, और आप खुद देख रहे हो कि ये इतना होता है, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी। और जब ये पूरा घूम जाता है तो आप ये बताओगे 90 और 90 कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ में आएगी आपको। डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि अबो इनिशियल लाइन, अबो इनिशियल लाइन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इस लाइन से ऊपर ऊपर, तो इस लाइन से ऊपर ऊपर का मतलब हो गया कि यहाँ से लेके और हम यहाँ तक ही आ सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते, इधर नहीं आ सकते हम। इसका कहने का मतलब क्या है, नीचे नहीं आ सकते, तो हमें क्या रहना है ऊपर ही रहना है।
तो यानी थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू आ रही है थीटा, इस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 0 से लेके कितनी पुट कर सकते हो, 180 डिग्री तक पुट कर सकते हो। चलो पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो आर की वैल्यू जो होती है ना, यहाँ से इनिशियल यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और अब 0 से आपकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड किस पे करेगा, हम यहाँ इस कर्व पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो चीज़ समझते हैं। देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करेंगे थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ थीटा की वैल्यू 0 करोगे तो स्टूडेंट्स आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ए 1 प्लस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो आर इजिकल कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2a। तो ये हो गया मेरा, कहीं मान लेता हूँ मैं इसको 2a, इसको मैं अलग कलर से नाम दे देता हूँ, रेड कलर में काम करते हैं। ये हो गया मेरा 2a, कहीं पर कोई वैल्यू है 2a, तो वो वैल्यू कौन सी हो गई, ये पॉइंट हो गया उसका। ठीक है, अब उसके अन्य वैल्यू बढ़ाओ, थीटा की वैल्यू बढ़ाओ। इस बार मैं इसको मिटा देता हूँ। थीटा की वैल्यू कोई बढ़ा के कोई एक वैल्यू आप अपनी इच्छा से ले लो, जैसे 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 60 ले लो। अगर मान लो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू 60 होती है, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे, 1 प्लस कोस 60 कितना होता है, 1/2, 1/2 कर दिया। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3/2a। तो अब ये बताओ कि 3/2 बढ़ाए कि 2a बढ़ाए, ऑब्वियसली 2a बढ़ाए। तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी स्टूडेंट्स, कुछ कम आएगी इससे। अरे समझ रहे हो। अब पहले तो देखो थीटा इजिकल 60 डिग्री ड्रॉ करो, कहाँ पर होता है। हम एक बार ये लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, एक सिंपल, जैसे ये मान लेता हूँ कि ये जो लाइन है ये कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे 60 डिग्री बना रही है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री बना दिया। अब ये कह रहा है कि आर इजिकल कितना है, 3/2 है। तो वो मैं एक पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पे, ये जो पॉइंट देख लेना स्टूडेंट्स आप, ये पॉइंट कितना है, 3/2a। बात समझ में आई क्या। फिर आप ले लो वैल्यू सीधी 90 डिग्री। अब वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 90 डिग्री। मिटा देता हूँ इसको, चलो वैल्यू रखो यहाँ पे थीटा की 90 डिग्री। और आर इजिकल कितना हो जाएगा, a1 प्लस कोस 90 कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है। कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो 90 कहाँ है, ये 90 तो सामने दिख रहा है आपको, सीधा स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यही तो है 90 की लाइन, ये 90 की लाइन हो गई। अब इसमें 90 की लाइन पे आर की वैल्यू कितनी आ रही है, ओनली a आएगी। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आर इजिकल a। तो ये मान लेता हूँ मैं कहीं पर a, तो ये मेरा पॉइंट हो गया a पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में और बढ़ाओ। अब बढ़ाते बढ़ाते स्टूडेंट्स देखो मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू लेता हूँ 135, कितनी लो, 135, या फिर आप ले लो 150 ले लो। मैं आपको वैल्यू लेके बताता हूँ 150। 150 क्यों ले रहे हैं वो भी बता दूंगा। थीटा इजिकल कितना ले लिया मैंने, 150। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जो 150 लिखा, तो आर इजिकल मेरे पास क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, a1 प्लस कोस 150। कोस 150 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, कोस 150 की वैल्यू कितनी होती है, आप देखोगे तो आपको वैल्यू पता चलेगी, वैल्यू आएगी माइनस में, और माइनस क्या आएगी, 1/2। कितनी आएगी, वो कोस 150 आप चेक कर लेना, कोस 150 की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। तो आप जब सोल्व करोगे तो ओवरऑल आपके पास क्या वैल्यू आई, a/2। तो a/2 किधर है स्टूडेंट्स, 150 किधर होगा, इधर कोई एंगल होगा ऐसा। तो मैं कलर दूसरा देता हूँ एंगल का, जैसे अभी प्रीवियस में दिया था। इधर मान लेता हूँ मैं, ये जो एंगल जा रहा है ये वैल्यू, तो ये एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, कितना मान है इसका, 150 है। ठीक है, 150। तो यहाँ पर इसके ऊपर आर की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स अपने पास, आर की वैल्यू कितनी है, a/2। तो वो a/2 मैं यहाँ बना देता हूँ।
तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि स्टूडेंट्स हर बार वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। पहले 2a थी, फिर 3/2 हुई, फिर a हुई, a से a/2 हो गई। अब लास्ट वैल्यू रख दो, लास्ट एक वैल्यू और रख दो, वो रख दो 180। वो कितनी रख दो, 180। तो अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ रख दो 180, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, r इजिकल a 1 प्लस कोस 180 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 0 होती है। तो आपके पास r इजिकल कितना बचा, सॉरी गलत बोल दिया स्टूडेंट्स, थोड़ा सा करेक्शन करना। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो r की वैल्यू क्या आ गई 0। तो 0 कहाँ पर बताया था, सॉरी शिट, एक मिनट स्टूडेंट्स मैं ट्राई करता हूँ अगर आने का वापस से। स्टूडेंट्स बैक आने का चांसेस नहीं है इसमें, अभी अपने जो पढ़ा था स्किप हो गया। चलो मैं एक बार दोबारा से करता हूँ इसको, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको डायरेक्टली, क्या कहाँ पर क्या वैल्यूज आई है अपने पास में, डिस्कस कर लेते हैं। आपको मेन फॉर्मूला बता दिया मैंने, आर इजिकल क्या था अपने पास 1 प्लस कोस थीटा था, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या क्या वैल्यूज़ फाइंड आउट करी है। यहाँ पर हमने कहा है कि थीटा इजिकल क्या होता है 0 होता है, यहाँ पर थीटा इजिकल कितना होता है π/2 होता है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है पाई होती है, ठीक है। तो हमने जो वैल्यूज़ ली थी उससे हमें आर की जो वैल्यू, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये बताया था मैंने, आर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहली वैल्यू अपने को क्या मिली थी 2a, यहाँ पर क्या मिला था 2a। फिर हमने देखा कि दोबारा से जब 60 डिग्री पे देखा था तो एक पॉइंट मिला था यहाँ पर ऐसे 60 डिग्री पे, जब हमने एंगल बनाया था 60 डिग्री तो अपने को एक पॉइंट मिल गया था। वो पॉइंट क्या मिला था स्टूडेंट्स, उसको भी नोट करा देता हूँ, 3/2a, यानी आर की वैल्यू कितनी है 3/2a, यानी आर है स्टूडेंट्स, ये भी आर है, ये भी आर था। अभी जो नेक्स्ट वैल्यू इस पे मिली थी वो कितनी मिली थी a, आपको याद है ये पॉइंट्स मिले थे अपने को। तो मैं अब ओनली पॉइंट पॉइंट को डिनोट करता हूँ, बाकी को मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट बना था, एक पॉइंट ये बना था, एक पॉइंट कुछ यहाँ पे बना था जिसका नाम था 3/2a, ठीक है। फिर एक पॉइंट यहाँ पे मिला था अपने को, उसका नाम था a। यहाँ पर इधर एक पॉइंट मिला था, उसका नाम क्या आया था a/2, और लास्ट पॉइंट आया था उसका नाम क्या था 0 पे आया था। तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो स्टूडेंट्स कैसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। और इसका सिमेट्रिक देखा था, जो नीचे वाला पार्ट आपको दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, एक नीचे भी दिया हुआ है कर्व में, अगर आप देखो तो दिल टाइप इस तरीके से नीचे भी दिया हुआ है, तो वो इसका क्या है सिमेट्रिक है। यानी आप इस इनिशियल लाइन के रूप में इसको अगर आप रोटेट कर दो तो आपको नीचे ये छप जाएगा, ऐसा कैसा, ये वाला ऊपर वाला पार्ट ही क्या होगा नीचे छप जाएगा। तो कर्व बनाना समझ में आया क्या आपको, पहली चीज़ तो ये बताओ आ गया। अब आप खुद सोचो कि ये कर्व जो बना अपना, ये कैसे बना, कहाँ से कहाँ बना, ये जो कर्व बना स्टूडेंट्स, ये ऐसा कर्व बन रहा है, ये किससे बना, हमने थीटा को कितना मूव किया, 0 से स्टार्ट किया था और कहाँ तक गए पाई तक गए थे नहीं गए थे। और आर कैसे चला, आर कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक तरीके से यहाँ से मान लेता हूँ मैं इसको 0 से, आर कितना चला 0 से चला, या 2a से मान लो, कहाँ से स्टार्ट हुआ आर 2a से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली वैल्यू आर की कितनी आई थी 2a, तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने आर को 2a से स्टार्ट किया, और कहाँ तक गए, लास्ट वैल्यू क्या बनी आर की, घूमते 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 ऐसे सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या आई 0 आई थी। लेकिन ये वैल्यू बनी किससे 2a से 0, किससे बनी, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू। इसको देखो दो तरीके से सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स आप, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि आर कहाँ से स्टार्ट हुआ था 0 से, यानी मिनिमम वैल्यू क्या है 0, और इसकी मैक्सिमम कितनी गई a1 प्लस कोस थीटा। क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्यों इस कर्व में रखी तभी तो वैल्यूज मिली स्टूडेंट्स। और इस कर्व में वैल्यू क्या क्या रखी हमने 0 से लेके, और थीटा की वैल्यू कितनी रखी पाई तक रखी, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या रखी 0 से लेके पाई तक रखी, तब अपने को ये कर्व मिला, ठीक है। चलो आते हैं आप क्वेश्चन पे, और मैं क्वेश्चन में आपको डीपली समझाता हूँ स्टूडेंट्स। देखो ये अपना कर्व था, तो यहाँ पर अपने पास कुछ वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं, उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर क्या वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है 2a, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ में कर्व में ये वैल्यू क्या है a, और ये वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर कहीं वैल्यू क्या होगी
a/2, यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी 3/2 a, इस तरीके से बताया था और फिर हमने इसको ड्रॉ कर दिया था ऐसा। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे बनता कर्व? अब देखो ये बना कैसे है, वो चीज़ हमने खुद ने एनालिसिस की है, हमने खुद ने एनालिसिस किया कि ये कर्व किससे बना है। ये कर्व बना जब हमने थीटा को कितना रोटेट किया, थीटा 1 से, यानी सॉरी 0 से, थीटा की वैल्यू कितनी ली 0 से स्टार्ट की और कहाँ तक चले, पाई तक चले। और आर कैसे चला, आर कैसे चला, आर चला 0 से लेके और कैसे चला a1 प्लस कोस थीटा, यानी इसके अकॉर्डिंग ही तो चला। आर इज को आर कैसा चला, इसके अकॉर्डिंग ही तो चला। यहाँ पर हमने जैसे जैसे थीटा की वैल्यू पुट की वैसे वैसे अपने को ये वैल्यूज़ मिलती गई। और लास्ट वैल्यू हम क्या मानते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी ली, पाई, और कोस पाई रखते यहाँ पर 1 - 1 क्या बन गया 0। तो हम यहाँ से लेके चल रहे हैं कि आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो इस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स? दोबारा बता रहा हूँ, आर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, अभी आपने देखा कि थीटा की वैल्यू अगर मैं इस थीटा की वैल्यू मैं अगर 0 लेता हूँ तो आर की वैल्यू मेरे को क्या मिली 2a। अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेता हूँ तो आर की वैल्यू मिलती है 3/2 a। अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लूँ तो आर की वैल्यू कितनी आई a। अगर थीटा की वैल्यू 150 डिग्री ले लूँ तो आर की वैल्यू कितनी आई a/2। और लास्ट वैल्यू ली थी मैंने कि थीटा की वैल्यू अगर मैं पाई ले लूँ तो आर की वैल्यू 0, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या थी आर इज इक्वल 0। और उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू है, आगे क्या वैल्यू आ सकती है, ये सारी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स, इस थीटा पे तो डिपेंड करिए। जैसे जैसे आप थीटा चेंज करते हो वैसे वैसे आपका आर चेंज हो जाता है, होता नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि आर तो थीटा तो कितना वेरी करेगा, थीटा तो वेरी करेगा 0 से लेके पाई तक का, और आर कितना वेरी करेगा 0 से लेके a1 प्लस कोस थीटा। बताओ ये बात समझ में आई क्या, लिमिट समझ में आ गई क्या? अगर लिमिट आ गई तो स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब देखो देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या दिया हुआ है कि इवेल्यूट आर क्यूब दिस पार्ट। हमने रीज़न निकाल लिया, आर की वैल्यू हो गई 0 से लेके a1 प्लस कोस थीटा और थीटा इक्वल हो गया 0 से पाई। देखो स्टूडेंट्स मैंने बहुत मेहनत की आपको समझाने के लिए, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप रीप्ले करके देख लेना बार बार, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ओनली ये चीज़ समझाई है तो इसको अच्छे से समझना आप। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में आपको क्या नज़र आया कि आपके पास दो लिमिट आ रही है, एक तो आ रही है 0 से लेके पाई थीटा की, तो दूसरी आ रही है 0 से लेके a1 प्लस कोस थीटा। तो आप खुद बताओ स्टूडेंट्स कि इसका इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो आपको नज़र आ रहा है कि लिमिट किसकी फॉर्म में आ रही है, थीटा की फॉर्म में आ रही है, तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ आर कहाँ नज़र आ रहा है आपको, आर दो ही जगह नज़र आ रहा है, एक तो आर क्यूब में और एक डी आर। तो आर क्यूब डी आर पहले कर दो, तो ये देखो मैंने लिख दिया, दिख रहा है आपको आर क्यूब डी आर, और बाकी का पार्ट थीटा वाला पार्ट को अलग लिख दिया। अब देखो आर क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट्स तो सिंपल है एकदम, आर की पावर 4/4 होता है। लिमिट क्या है इसकी 0 से लेके a1 प्लस कोस थीटा, तो ये पूरा आर है स्टूडेंट्स। आर की जगह रखेंगे तो देखो मैंने इसकी जगह लिखूंगा तो ये आर है मेरा, आर की पावर 4 है ना, तो आर की जगह लिखूंगा तो ये लिख दिया मैंने आर की जगह पूरा, और पावर क्या लगा दी 4, तो पावर 4 है तो 4 ही लगाऊंगा। अपोन में क्या है स्टूडेंट्स 4 पड़ा है, तो इस 4 को तो मैंने बाहर ले लिया 1/4 को, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ से समझना है स्टूडेंट्स, आपको क्या मिला कि पूरी चीज़ थीटा की फॉर्म में दिख रही है, ये पूरा जो पार्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है, थीटा में आ रहा है। तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट करने के लिए हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। देखो एक तो एक की पावर 4 आ रही है यहाँ पे, वो तो कोई काम ही नहीं है, तो उसको बाहर रख लिया। समझ में आई? अब अंदर क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा की पावर 4 कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ देखो स्टूडेंट्स हमने कुछ अज्यूम किया, इसको हमने क्या किया 1 प्लस कोस थीटा को टी मान लिया। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा को मैं क्या मान लिया टी। अगर आपको कहे स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1 का 0 होता है, कोस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का करोगे तो डी थीटा, और टी का करोगे तो डी टी। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन थीटा डी थीटा चाहिए, कितनी वैल्यू आएगी माइनस डी टी। बताओ ये चीज़ आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये रहा साइन थीटा डी थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ माइनस डी टी लिख दूँ, सीधा लिख सकता हूँ।
इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इसको मैं मिटा दूँ, इसके बाद में देखो आप, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, आपको दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा के अलावा एक थीटा, कॉस थीटा भी तो दिख रहा है। तो अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू पूछ ले कोई, तो आप क्या कहोगे कि इस 1 को उधर भेज दो सर, तो t-1 कर सकता हूँ। तो आप इस कॉस थीटा की जगह तो क्या लिख दोगे, t-1 लिख दोगे। तो देखो अब आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो साइन थीटा डी थीटा है, इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस डी टी। इस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, t-1, यानी t-1 लिख दिया। और ये 1 प्लस कॉस थीटा है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, t। तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 4। कर सकते हो। अब आते बात करते हैं लिमिट की। स्टूडेंट लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट से ही अपने को पूरा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखो लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो कि हमने अज्यूम क्या किया, पहले तो हमने अज्यूम किया t इज इक्वल 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास थीटा की दो ही वैल्यू दी हुई है, 0 और पाई। तो थीटा की वैल्यू पहले क्या पुट कर देते हैं, 0। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ कोस 0 करता हूँ, तो आपके पास बनेगा 1 प्लस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो पहली वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यानी यहाँ 0 था ना, वहाँ पर अब t इक्वल कितना आएगा, 2 आएगा। बताओ समझ में आएगी बात, ये तो हट जाएगा। और टी इक्वल कितना आ गया, 2। फिर आप दूसरी वैल्यू अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट कितनी है, पाई। जब आप पाई रखोगे तो स्टूडेंट्स आपको अभी बताया था मैंने, जब आप यहाँ पर आप कर दो कोस पाई, तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, 0। यानी आपके पास टी इक्वल कितना आया, 0 आया। बताओ बात समझ में आई क्या, टी इक्वल कितना आया, 0। तो आपके पास लिमिट आ रही है। अब देखो लिमिट देखो मैंने नीचे लगाई है अलग से, टी इक्वल कितना हो गया मेरे पास, टी इक्वल 2 से कितना आ रहा है, 0। और एक माइनस डी टी था तो वो माइनस यहाँ लगा दिया। अब स्टूडेंट्स देखो हम करते क्या हैं, जब हम एक्चुअल में हम क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं, तो इसका जब सॉल्यूशन कर लिया तो हम करते क्या है कि 2 से 0 लिख देते हैं, तो अपर लिमिट पहले लगाते हैं और फिर माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट करते हैं। यही करते हो। तो अगर स्टूडेंट्स ये माइनस साइन को मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम लिमिट को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इन दोनों लिमिट को क्या कर दो, इंटरचेंज। यानी माइनस साइन को हटाना है, अगर अपने को इस माइनस साइन को हटाना है तो बस इंटरचेंज कर दो लिमिट को। 2 से 0 है ना, इसको 0 से 2 कर दो बस। तो ये माइनस हट गया यहाँ वाला, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। अब देखो यहाँ देखो टी की पावर 4 है, ये टी की पावर 4 है। इस टी की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी की पावर 5 बनेगा, टी की पावर 4 बनेगा। टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा, टी की पावर 6/6। इसी तरीके से टी की पावर 4 का करोगे तो टी की पावर 5/5। इंटीग्रेशन कर सकते हो ऐसा, लिमिट पुट कर दोगे 0 से 2। तो 0 रखने का तो मतलब ही नहीं है, ओनली क्या रखना है, 2। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6/6 माइनस 2 की पावर 5/5। तो आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों में 2 की पावर है या नहीं है। देखो 2 की पावर 6 क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5 डॉट 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो इसमें तो बचेगा 2 की पावर 6, इसमें बचेगा 1/5। इसको जब सोल्व करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 16/15 a की पावर 4। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डबल इंटीग्रल के आज बेसिक समझ में आया होगा। आपको हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, देखो एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ मैं। हमने आज देखा है पहले तो डबल इंटीग्रल के डेफिनेशन, डी एक्स डी वाई, ये तो कौन सी होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। इसके अलावा हमने दूसरी देखी थी एफ ऑफ आर कोमा थीटा डी आर डी थीटा, ये किस में होती है, पोलर फॉर्म में, यानी आर थीटा फाइव की फॉर्म में होती है। तीसरा हमने सीखा था एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी थी, वो क्या थी, कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना। तो ये था कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई। तो इसको हम अगर पोलर में बदलना है तो क्या करना था, एक्स को लिखना था आर कोस थीटा, वाई को लिखना था आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई को लिखना था आर डी थीटा। और हमने दो एग्जाम्पल किए हैं। तो आई होप आज का समझ में आया होगा आपको लेक्चर। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।